पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM से मैं हूँ आपके साथ सोनी और शो का नाम है कर्मयोगी। कर्मयोगी में आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने खेल के दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने बलबूते पे काफ़ी सारे गेम्स भी जीते हैं। बॉक्सिंग में वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शूटिंग में भी उनका काफ़ी अच्छा मुकाम है। तो आइए मिलवाते हैं जो आज के हमारे अतिथि हैं। तो हमारे साथ हैं अभिषेक सहानी जो कि शूटर हैं और किक बॉक्सर हैं। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो लाउड स्पीकर 90 FM को सुनने वाले और देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आरजी सोनी जी को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज मुझे यहाँ पे मौका दिया है। अभी आपने बताया कि किक बॉक्सर हैं आप, तो ये बॉक्सर एंड किक बॉक्सर में क्या अंतर होता है? जैसे कि बॉक्सिंग लेवल में और किक बॉक्सिंग में अंतर ये होता है कि बॉक्सिंग में जो होता है आपको पूरे फुल कॉन्टैक्ट से लड़ना होता है, फाइट करना होता है और किक बॉक्सिंग में कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा हम अगले को अटैच करते हैं, उस पर अटैक करते हैं तो उसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस होता है बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में। और शूटिंग में भी ऐसा कुछ है? जी, शूटिंग्स में भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि इसमें एयर पिस्टल्स भी आते हैं और शॉटगन्स आते हैं, राइफल्स आती हैं, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग एज लिमिट्स होते हैं जिसके द्वारा आप खेलते हैं। तो ये तो रहा शूटिंग एंड किक बॉक्सिंग में अंतर। ये बताओ कि आप और भी कोई गेम चूज़ कर सकते थे, लाइक क्रिकेट है और बॉक्सिंग कबड्डी है या फिर हॉकी है, आपने बॉक्सिंग एंड शूटिंग को ही क्यों चूज़ किया? जैसे कि हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। अभी गांव में हमारे क्या बेसिकली होता है कि जो गांव का लड़का होता है वो कबड्डी खेलता है, वो कुश्ती खेलता है, तो ऐसे भी गेम होते हैं लेकिन उसमें क्या आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी होता है और उसमें क्या है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन चाहिए, हर चीज़ उसमें चाहिए, बैलेंस चाहिए। और शूटिंग जो है एक डिसिप्लिन गेम है, इसमें आपको किसी के साथ फिजिकली अटैच नहीं होना है। इसमें अपनी गन आपको उठानी है, गन फायर करना है, एमिंग एक टारगेट एरिया होता है जिसपे आपको शूट करना है और शूट करने के बाद से आपको अपना पिस्टल पैक कर लेना है। बाकी जो स्कोर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये रीज़न था जी। कहानी क्या थी, शुरुआत कैसे हुआ कि आपने शूटिंग ही चूज़ किया? 2008 में जब अभिनव बिंद्रा सर खेल रहे थे ओलंपिक में, तो हम लोग उस टाइम छोटे थे तो टीवी वगैरह में देखते थे। शूटिंग के बारे में बेसिकली अभी भी इंडिया के अंदर कभी कोई नहीं जानता है, अभी भी इस टाइम पे नहीं जानता है। जो गांव के पिछड़े लोग हैं, गांव का पिछड़ा है, जिले हुए, तो लोग नहीं जानते कि शूटिंग एक्चुअली होती क्या है। ये एक गेम भी होता है या फिर बड़े लोगों के कह सकते हैं कि शौक होते हैं। लेकिन अब इस टाइम शूटिंग जो है काफ़ी क्रेज़ में आ गया जब से हमारे नए शूटर्स जो मनु भाकर हैं, सौरभ चौधरी हैं, गगन नारंग सर हैं, ईशा सिंह हैं, सरबजोत सिंह हैं, तो इन लोगों ने इंडिया का मान इतना बढ़ा दिया शूटिंग में जिससे आज इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और शूटिंग में मेरे आने का मेन कारण ये था कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, फैमिली से, तो मैं रेंज पे कभी कभी जाता था चाचा के साथ अपने कैंटोनमेंट में। तो मैं फायरिंग देख के बड़ा उत्सुकता होती थी कि यार हमें कब फायरिंग में मिलेगा, या तो हम उसमें भर्ती हो जाएं तब मिलेगा और या तो हम शूटिंग चूज़ करेंगे तब हमें मिलेगा। तो इसलिए मैंने शूटिंग को चूज़ किया था। मतलब ये था। अभिनव सर तो मतलब जब उन्होंने जीता था तो मुझे लगता है कि सबके क्रश हुआ करते थे जो उस टाइम की लड़कियां थी। तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है अभी। मतलब हाँ, खेलते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये शूटिंग किस प्रकार का खेल है, आखिर बैडमिंटन है, कबड्डी है, खो खो और सारी गेम्स है, तो तुमने इस गेम्स को ही चुना क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोग डरते भी हैं कि काफ़ी सारे इसके डिसएडवांटेज भी हैं। भाई जहाँ पे आर्म्स एम्युनिशन की बात आ जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, डर लगता है, डेंजरस लोग मानते हैं इसको। अच्छा, अपने यूपी बिहार नहीं, इधर पूर्वांचल वाला जो एरिया बोले तो शूटिंग के लिए बहुत सारे लोग इससे अवेयर भी नहीं है और काफ़ी महंगा गेम भी है। तो जब आपने फैमिली में बताया कि आपको शूटिंग के ही क्षेत्र में जाना है तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? जी, जैसे कि आपने बताया सोनी जी कि जो है अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अभी शूटिंग के बारे में उतना लोग नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गोल्फ के बाद से सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का वेल्दी गेम है, बहुत खर्चीला गेम है। इसके आर्म्स एम्युनिशंस भी काफ़ी महंगे आते हैं, इसकी बुलेट्स भी महंगी आती हैं। तो लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो पर डे आपको खर्च करना पड़ेगा। पर डे का इसका खर्च 4 से 5 हज़ार रुपये आता है, जो कि एक मीडियम फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है कि 4 से 5 हज़ार रुपये हम आपको गेम खेलने के लिए देंगे तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें मेरी भी लाइफ में आई थी, मुझे भी इसका सामना करना पड़ा था, काफ़ी फैमिली को मोटिवेट करना पड़ा था कि इससे ये होगा और मैं इसको, मुझे अगर अच्छा से खेला तो मुझे नौकरी भी बाद में मिल सकती है इस खेल के माध्यम से। तब वो इस चीज़ के लिए माने थे कि हाँ, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो कैसे आप, काफ़ी महंगा गेम है, फैमिली सारा बियर करती है? जी, फैमिली अभी बियर करती है, बाकी अभी कहीं से हेल्प नहीं मिला।
गवर्नमेंट के किसी क्षेत्र से, नहीं, कभी नहीं। या फिर कोई और फंडिंग एजेंसी जो आपको कभी हेल्प करी हो? नहीं, कभी भी कोई भी फंडिंग हमें नहीं एक्स्ट्रा कहीं से मिली है, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या फिर इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड हो, कभी कहीं से हमें कोई फंडिंग नहीं मिली है। इस फील्ड में सबसे बड़ा आपके लिए एक तरह से कहें तो रोड़ा क्या था आपके इस फील्ड में? जी, फाइनेंस सबसे बड़ा रोड़ा यही था, फाइनेंस। क्योंकि इसमें जो है कि जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? उसके लिए भाई पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे, आर्म्स लेने पड़ेंगे, एम्यूनिशंस लेने पड़ेंगे, तभी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपके पास फाइनेंस नहीं रहेगा तो आपके पास लाख हुनर हो, लाख प्रतिभा हो, लाख कुशल हो आप खेल में, लेकिन आप उसके कुछ नहीं कर सकते बिना पैसे के। मतलब पैसा आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था? जी, फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए सबसे बड़ा मेन रोड़ा वही था। नॉर्मली अगर कोई आदमी गेम के फील्ड में आना चाहता है तो पहला उसको स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, पहला स्टेप तो उसका ये लेना चाहिए कि वो सेल्फ डेडिकेटेड हो कि हाँ, मुझे अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो मैं आगे तक इसमें जाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले फैसला आपको यही करना पड़ता है खुद से। फैमिली तो बाद में आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगी या फिर कोई भी लोकल गवर्नमेंट या लोकल जो लोग होते हैं वो आपको फाइनेंस करेंगे। सबसे पहले आपका ये होता है कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अपने से पूछते हैं कि भाई मैं ये कर लूँगा या नहीं कर लूँगा। तो सेल्फ डेडिकेटेड इसमें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हाँ, सेल्फ डेडिकेशन कि अब मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में हैं। क्या क्या नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं? जी, नॉर्मली प्रॉब्लम्स तो यही होती हैं कि सबसे बड़ी मेंटेलिटी होती है। हमारा ह्यूमन माइंड जो है कि जो लोगों को करता देखता है वही सोचता है कि मैं भी करूं। ठीक है, अभी बेसिकली हमारे यहाँ गांव में ये होता है कि सब लोग आर्मी की दौड़ में ही जाते हैं, सारे बच्चे, चाहे वो पढ़ने में अच्छे हो नहीं अच्छे हो, तो सब लोग दौड़ने में ही जाते हैं। तो एक तरह से वो एक लाइन हो जाती है कि हाँ, ये भी जा रहा है तो मैं भी चले जाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस गेम में आना है, शूटिंग के गेम में या किसी भी गेम में जाना है, तो खुद से पहले पूछना पड़ता है कि हाँ, मैं इसके लिए फ़िट हूँ या नहीं हूँ। बाकी थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं तो वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सेल्फ डेडिकेटेड होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, फिर आप इस गेम को खेल सकते हो। इनके फील्ड में आने पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के जीवन में ऐड ऑन हो जाती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो हम लोग का डेली का रूटीन होता है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। डेली आपको इतने आवर्स प्रैक्टिस करने हैं, अपनी बॉडी पे उतना टाइम देना है, अपनी मेंटल हैबिट पे टाइम देना है मुझे। तो खासकर जो और दौड़ भाग की ज़िंदगी से वो काफ़ी अलग हो जाता है। जैसे कोई भी एक यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो वो दिन भर पढ़ाई करता है कि मुझे इस टाइम में इस सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में इस सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसी तरह एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट के लाइफ में ये आ जाता है कि मुझे इस टाइम पे अपनी बॉडी पे वर्क करना है, इस टाइम पे मुझे खेलना कूदना है, या इस टाइम पे मुझे और भी सारे अपने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। और संभावनाओं की बात करें तो किस किस फील्ड में संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर आप गेम के फील्ड में हैं तो? जैसे कि अभी कोई भी बच्चा टीनेजर्स है जिसकी एज अभी 18 ईयर से कम है, तो अगर वो अच्छा खेलता है, नेशनल लेवल तक खेल सकता है, तो काफ़ी कंपनीज़ उसको स्पॉन्सर करने लगती हैं। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस हो गई, टाटा हो गई, मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, काफ़ी सारी कंपनीज उसको स्पॉन्सर करने लगती हैं। और सबसे बड़ी संभावना ये होती है कि उसको जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको स्पॉन्सर करने लगती हैं या ज्वाइन करवा लेती हैं कि आप हमारी तरफ से खेलो, आर्मी की तरफ से खेलो, नेवी की तरफ से खेलो, एयरफोर्स की तरफ से खेलो, हम आपका पैसा वो बियर करेंगे और एक नाम भी होगा कि हाँ भाई आर्मी से लड़का खेल रहा है, नेवी से खेल रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप टीन एज में इसमें गेम में जाते हो तो। अभिषेक को ऐसे ऑफर है? नहीं, मेरा तो एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। अप्रोक्सीमेटली मैंने 20 ईयर्स के एज में ज्वाइन किया था गेम को। जी। अभी तक कोई ऐसे ऑफर्स आपको आए हों जो कि बोले कि मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं आए। हालांकि मैंने नेशनल लेवल तक किक बॉक्सिंग की, स्टेट लेवल तक अभी पिस्टल शूटिंग में भी कर रहा हूँ और काफ़ी सारे सोशल इवेंट भी कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक तो कोई ऐसे ऑफ़र नहीं आए हैं। अभी बैंकॉक गए थे आप कुछ दिन पहले ही, तो वो कैसा प्रोग्राम था जिसमें आप गए थे और आपको ही क्यों चूज़ किया गया उसमें? ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स था, करंट अफेयर्स था, रिलेशनशिप के ऊपर। जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, उस पर आपका क्या राय है या फिर आपकी कंट्रीज़ की क्या राय है, वो देने के लिए मैं गया हुआ था। ये एक बेस्ट डिप्लोमेट्स सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस था जो UN सिमुलेटेड प्रोग्राम होता है। इसमें वो 70 देश से ऊपर के बच्चे उसमें रिप्रेजेंटेटिव आए थे अपने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इंडिया की तरफ से भी हम लोग कुछ लोग गए थे वहाँ पे। तो हमें एक टॉपिक मिला था जो है मानव तस्करी, इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग लेवल पे जो होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव तस्करी और जो शोषण होता है उसको किस तरह के, उसके प्रभाव को किस तरीके से कम किया जा सके, उस पर सारे देशों को अपनी राय देनी थी। तो हमने भी अपनी राय दी, अपनी पॉइंट्स रखे कि भाई इस चीज़ों से इस चीज़ों को करने से जो है मानव शोषण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव शोषण कम किया जा सकता है। तो इसी पे हम लोगों ने 3-4 पॉइंट्स दिए थे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं
जैसे कि किसी भी देश से इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जब उसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से काम नहीं मिलता है, उसको वीज़ा नहीं मिलते हैं, तो लोग इलीगली जाते हैं। तो उसमें मानव का शोषण होता है, मनुष्यों का शोषण होता है, आदमी को शोषण हो जाता है। और तो इसमें दूसरी पॉइंट ये थी कि हमें सोशल मीडिया के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, ताकि इन सब के फ्रॉड से जो आदमियों की खरीदी बिक्री होती है, उनके अंगों की खरीदी बिक्री होती है, वो कम हो सके। और जो पहले के नियम बनाए गए हैं, पुराने ज़माने के पुराने नियम बनाए गए हैं इन सब को रोकथाम के लिए, उनमें संशोधन किया जाए। और ऐसे कितने प्रोग्राम्स आप पार्टिसिपेट कर चुके हो ऐसे प्रोग्राम्स में? अभी तो ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अलॉन्ग 70 कंट्रीज़ के साथ। ये मेरा पहला ही प्रोग्राम था अभी डिबेट के मामले में। जो स्टूडेंट हैं आपको देख रहे हैं और वो गेम के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको अभिषेक का क्या टिप्स है? जी, टिप्स यही देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कीजिए। सोशल वर्क हुआ, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन आप अपने निजी लाइफ से थोड़ा सा हटके अपने राष्ट्र के उसमें विकास में योगदान दीजिए। पढ़ाई के मामले में आप कहीं लग जाएंगे, नौकरी हो जाएगी, रोज़ सुबह के 9 बजे से शाम 6 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आप संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे आपको लोग जानें कि हाँ भाई, स्पोर्ट्स में गए, स्पोर्ट्स में नाम कर लिया, उसमें अच्छा कर लिया, कोई इवेंट में, प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, उसमें नाम कर लिया। तो इससे क्या क्या है, आपके गांव के, ज़िले का, राज्य का और देश दुनिया में आपके भारत का भी नाम होगा। तो अपने लाइफ से हटके थोड़ा सा, अपने कंफर्ट जोन से हटके थोड़ा अपने देश के लिए भी कुछ करें। अच्छा, आपको कभी नहीं लगा कि मेरे सारे दोस्त, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, मतलब नौकरी कर रहे हैं, मैं भी वो ज्वाइन कर लूँ? बिल्कुल, मेरे साथ के सभी बंदे, कोई एनडीए में सेलेक्टेड है, कोई कैप्टन है, कोई यूपी पुलिस में है, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग हैं जिस बैकग्राउंड से मैं आता था। तो लेकिन अब मेरा क्या है कि थोड़ा सा पैशन अलग था कि हाँ, मुझे खेलना है, खेल कूद के माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है। तो वो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, डेली बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि तुम शूटिंग कर रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम हमसे अच्छा कर रहे हो। हमारे पास बस एक चीज़ ये है कि हम पैसे कमा रहे हैं, नाम तुम ही कमा रहे हो। तो एक ये होता है कि हाँ, आप खेलते रहिए, आप एक्स्ट्रा कुछ काम करते रहिए, सोशल वर्क करते रहिए, आपका नाम भी हो जाएगा और एक ना एक दिन आपको मतलब कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे आप। अभी आप बाहर बता रहे थे कि आपका भाई जो है छोटा, वो बॉक्सिंग में, हाँ, नीट प्रिपरेशन कर रहा है। हाँ, मेरा छोटा भाई वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। तो एक चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग पढ़ाई में अपना वो पूरा फोकस देते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में देते हैं, तो कभी कभी मेरी नोकझोंक हो जाती है उससे। वो कहता है आप कब तक खेलते रहेंगे, कोई एंड नहीं मिल रहा आपको, अभी आप इंटरनेशनल डिबेट से होके आए हो, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सारे पैसे आप पे खर्च हो जाएंगे, मुझ पे क्या खर्च होंगे। तो थोड़ी सी ये फैमिली में चीज़ें होती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो फैमिली वाले हों, दोस्त हों, वो लोग समझते हैं कि हाँ, आज ये कर रहा है तो कल हो सकता है अपने बेहतर भविष्य के लिए ही कर रहा हो। अच्छा, जाते जाते जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं आपको, अभी तक के लाइफ के आप सक्सेस मंत्रा की अगर बात करें तो क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे अभी के अपने लाइफ के थ्रू आउट में? सक्सेस मंत्रा तो मैं सभी दर्शकों को यही देना चाहूँगा कि लाइफ में प्रॉब्लम सबकी आती है, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, प्रेशर हो, डिप्रेशन हो, और जिस एज में हम लोग चल रहे हैं 20 से 24 साल के बीच में, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। और कभी कभी इंसान टूटता भी है, कभी बढ़ता भी है, कभी उठता भी है, कभी गिरता भी है। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, एक लाइन है मैंने फेसबुक पे सुनी थी कि चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, और दुनिया को मेहनत का हुनर सिखाने वाले हम किसान के बेटे हैं। हम जब खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो कामयाबी हमारे कदमों को चूमती है, और साहित्यकारों के मुँह से सुना है कि हम भगवान के बेटे हैं। तो इन सब चीज़ों से ये होता है ना कि यार, खेलो कूदो पढ़ो, ठीक है, लेकिन लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए कि हाँ हम रुके और हमारी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई। नहीं, पढ़ते रहो, खेलते रहो और हर चीज़ करते रहो, सोशल इवेंट करो, हर चीज़ करो, एंजॉय करो, और लाइफ को मतलब फुल जियो, दोबारा लाइफ नहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच अभिषेक, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक, जिन्होंने बॉक्सिंग और तीरंदाजी में काफ़ी मुकाम हासिल किया है। ये हमारे आज के कर्मयोगी थे। ऐसे ही किसी और कर्मयोगी को अगर आप लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में लाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगले कर्मयोगी के साथ। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ, ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।